हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ साइलॉजिक। सो अभी तक लास्ट लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डायमेंशन के बारे में देखा, ठीक है। तो डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होता है, उसमें वर्कआउट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालता है, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब प्रॉपर यूज कैसे होगा डायमेंशन का फिजिक्स में, वो हमें देखना है, ठीक है। और उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, डायमेंशन के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। जो यूज है, हर यूज का अपना एक उसका कुछ लिमिटेशंस होता है, ठीक है। तो वो लिमिटेशंस हम देखेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर आगे हम जो भी होगा कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको खत्म करते हैं, ओके, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, मतलब इसमें ये 6 टॉपिक है। यूजेस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन का यूज क्या है। तो कुछ चेकलिस्ट है, देख लेते हैं, लास्ट में देखेंगे कि ये सारा चेकलिस्ट मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं, ठीक है। चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, जो हमारे पास फिजिकल इक्वेशंस है, ठीक है, वो बताएगा फिजिकल इक्वेशंस डायमेंशनली हम उसे चेक करेंगे तो वो बताएगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो चांस है कि वो करेक्ट हो, अगर डायमेंशनली रॉन्ग होगा तो कंफर्म है कि रॉन्ग होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये हेल्प करता है चेक करने के लिए कि करेक्ट है या नहीं है। अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो क्वेश्चन कंफर्म है कि रॉन्ग होगा, ठीक है। पहला पॉइंट, कन्वर्ट क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज का जो यूनिट एक सिस्टम में, जैसे हम किसी सीजीएस में लिख रहे हैं या एसआई में लिख रहे हैं, तो दोनों के बीच में वो रिलेशन निकालने में हेल्प करता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज मल्टीप्लाई होगा यूनिट्स में, वो हम उससे निकाल सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिराइव रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसके बीच में रिलेशन निकालने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो और उसी रिलेशंस के हेल्प से हम फॉर्मूला एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो जैसे एस्टिमेट अननोन फॉर्मूला, जैसे कुछ फॉर्मूला है, जैसे अगर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मूला है और उसमें कुछ समेशन पार्ट नहीं आ रहा है, सम ओवर के पार्ट में नहीं है, तो हम उस फॉर्मूला को भी इससे एस्टिमेट कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू भले हम कैलकुलेट ना कर पाए, लेकिन हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ फॉर्मूला प्रोपोर्शनैलिटी कैसा होगा किसी भी फिजिकल कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो हम आगे सारा वो देखेंगे। तो सबसे पहला यूज क्या है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस जो होता है किसी भी इक्वेशन में होमोजीनियस होता है, ठीक है। क्या होगा इसका, इसको इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, ऑल टर्म्स इन फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। जो मेरा फिजिकल इक्वेशन होगा, ठीक है, वो हमेशा सेम डायमेंशन होगा, ठीक। देयरफॉर ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। इसको हम और अदर वे में समझने की कोशिश करें, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी, वेलोसिटी एटी क्या हो जाएगा, एटी को भी अगर सॉल्व करें तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू टाइम का सेकेंड। तो क्या हो गया, ये भी कैंसल आउट होके मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, जो कि वेलोसिटी का यूनिट है। तो सारा वेलोसिटी के टर्म में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा, ये इक्वेशन करेक्ट तभी होगा जब समेशन में जो भी टर्म आ रहा है इसके साथ और भी कोई टर्म मान लो आया, तो वो उसका डायमेंशन जो होगा सेम वेलोसिटी का होगा, ठीक है। समझ में आया। If dimensions are different, equation is definitely incorrect. इसका मतलब है कि डायमेंशन सेम है तो वो करेक्ट होगा, करेक्ट हो सकता है। जैसे इसी में एक और ले लेते हैं, चलो v इज इक्वल टू, मान लो कि कोई इक्वेशन है
अगर u प्लस 280 कर दिए, मान लो एक कोई बताया कि ये इक्वेशन है, ठीक है, कोई मुझे बोला कि भाई साहब ये इक्वेशन है, आप बताओ ये करेक्ट है या नहीं है। हम क्या करेंगे, डायमेंशन चेक करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आता है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये हम आगे लिमिटेशंस में देखेंगे, ठीक है। तो अभी यही रखते हैं, ये कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो इससे डायमेंशनली तो सेम हो जाएगा, डायमेंशनली तो ये सेम हो जाएगा, लेकिन क्या ये करेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इसके साथ हम उसने एक टर्म मल्टीप्लाई करके मुझे दे दिया 2, जो कि नहीं होगा, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं आता है। v इक्वल टू यू प्लस 80 सिंपल है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। जैसे अब यहां पे एग्जांपल कुछ कुछ है, फोर्स हमेशा फोर्स के साथ ऐड होगा, जो टाइम टाइम के साथ होगा, प्रेशर प्रेशर के साथ होगा। डायमेंशनली चेक करेंगे तो प्रेशर का ही उसमें यूनिट होना चाहिए, कांस्टेंट को भी हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी में माइनस होगा। वेलोसिटी फोर्स के साथ ऐड नहीं होगा, कोई भी ऑड यूनिट जो वो एक दूसरे के साथ ऐड अप नहीं होगा, ठीक है। करंट टेम्परेचर के साथ नहीं होगा, ना समझ में आ गया। अब एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। x इजकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। x क्या है, लेंथ इसका डायमेंशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा x का डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ का, ठीक है। अब हम राइट साइड में जाते हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम, तो इसका वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, तो इसका क्या हो गया, एल टी माइनस वन यू का, और टाइम का t, ठीक है। तो अब ये दोनों जब इसको सॉल्व करेंगे तो t टू दी टी इनवर्स जो है इस t के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ लेंथ का डायमेंशन, ठीक है। उसी तरीके से एटी स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन का डायमेंशन है, एक्सीलरेशन इसका एक्सीलरेशन है, इसका डायमेंशन एल टी माइनस टू होगा, ठीक। टी स्क्वायर है तो टाइम स्क्वायर हो गया, सॉल्व करेंगे तो फिर से इसका डायमेंशन क्या बचा, टी टू द पावर माइनस टू एंड टी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास सिर्फ लेंथ का डायमेंशन। इसका मतलब ये जो टर्म है इसका भी लेंथ डायमेंशन है, इसका भी लेंथ डायमेंशन है, और इसका भी होल पार्ट का लेंथ डायमेंशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाफ है, हाफ को तो निगलेक्ट कर दिए, कांस्टेंट पार्ट को तो निगलेक्ट कर दिए, अब इसी में मान लो इस हाफ के जगह पे 2 दे देता मुझे इक्वेशन में, मान लो एक इक्वेशन क्वेश्चन दिया, बोला कि x किसके साथ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन करेक्ट है लेंथ का, तो मान लो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दे दिया, यू टी प्लस टू एटी स्क्वायर दे दिया, यू टी प्लस एटी स्क्वायर दे दिया, तो कौन सा करेक्ट होगा। डायमेंशनली हम चेंज करेंगे, मान लो कि एक दे दिया यू टी प्लस हाफ एटी, वो तो पहले ही हट जाएगा, ऑप्शन तो उसको तो पहले ही हटा देंगे, बचा क्या, अब इस तीन में से, इस तीन में मुझे जानना पड़ेगा कि कांस्टेंट टर्म क्या है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सिंपली हम इसको निकाल लेंगे, ठीक, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यही यहाँ पे इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजीनियस, ठीक है, इसके लिए हो गया। अब इसका लिमिटेशंस क्या है, ठीक, जो मैंने बताया हाफ एटी स्क्वायर फिजिकली करेक्ट, यूटी प्लस एटी स्क्वायर मैंने हाफ को हटा दिया, ये इक्वेशन सही है, लेकिन अगर मैंने हाफ को हटा दिया तो तब भी तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली ये इनकरेक्ट है। फिजिक्स जो है भाई, इससे जो कैलकुलेशन करेंगे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो गलत देगा, लेकिन डायमेंशनली ये सही हो, ठीक है। तो ये जो है पहला यूज क्या हो गया कि ये जो है हमेशा समेशन जो होगा, जब भी ऐड करेंगे दो यूनिट्स को, दो टर्म को किसी भी इक्वेशन में, तो वो डायमेंशनली सेम होना चाहिए। इसका लास्ट समरी यही, डायमेंशनली सेम होना चाहिए, उसके साथ कांस्टेंट टर्म अगर डायमेंशनली सेम नहीं हुआ तो इक्वेशन कंफर्म है कि गलत होगा, लेकिन डायमेंशनली अगर सेम हुआ तो जरूरी नहीं कि वो सही हो, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशनली सेम नहीं है तो कंफर्म है कि वो गलत होगा, ठीक। लिमिटेशंस समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है।
दोनों तरफ के इक्वेशन का डायमेंशन चेक करते हैं। जैसे टाइम है, ये किसका फॉर्मूला है? एक मुझे इक्वेशन दिया हुआ है m बाई एफ अपॉन एक्स, ठीक है। तो चेक करते हैं फोर्स का क्या है। फोर्स का क्या है? एम एल टी माइनस टू, डायमेंशन यहाँ पे एफ का। उसके बाद एफ बाई एक्स क्या हो गया? इस होल का डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू बाई एल एम टी माइनस टू, ठीक है। एम अपॉन एफ अपॉन एक्स क्या हो गया? इज इक्वल टू एम टी माइनस टू इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो टेकिंग, अब यहां पे जब इसको सॉल्व किया टी स्क्वायर का, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिंपली टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका ये साइड लेफ्ट साइड में टी है, लेफ्ट हैंड साइड में टी है, इसका डायमेंशन टी, और राइट साइड में भी जो सॉल्व करने के बाद टी आया, डायमेंशनली सही है, डायमेंशनली सही है। तो बोलेंगे फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, बट क्या ये फिजिकली करेक्ट है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हम आगे फिर करेंगे। प्रॉब्लम इसमें जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आइडिया आ जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो इसका समरी क्या आया? इक्वेशन जब सॉल्व होगा तो डायमेंशनली अगर करेक्ट है, इनकरेक्ट है, देन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ओके, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, देन इक्वेशन में और may not be correct। ओके, इक्वेशन में और मे नॉट बी करेक्ट, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो वो कंफर्म है कि वो इक्वेशन गलत होगा, ठीक है। इससे बहुत सारा है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब सॉल्व करते हो तो जो आपका ऑप्शंस रहता है उसको डायमेंशनली चेक करते हो कि जो यूनिट दिया हुआ है क्या वो डायमेंशनली जो मेरा सॉल्यूशन आना चाहिए उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभी दो डायमेंशन गड़बड़ होता है तो उसको आप पहले ही हटा दोगे, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचा, उससे आप फिर देखोगे कि कैसे उसको वहां से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट तो खत्म हो गया, फर्स्ट यूज। अब सेकेंड यूज पे आते हैं, ठीक है। सेकेंड यूज क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है? जैसे सीजीएस है और एसआई यूनिट है, उस दोनों के बीच में अगर हम कन्वर्जन करें तो कैसे, उसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे जो वो यूनिट सेम हो जाए, ठीक है। दो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो डायमेंशन जो है, डायमेंशंस हेल्प्स कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स बाई एरिया, ठीक है। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या आया? फोर्स, फोर्स बाय एरिया का क्या आया? फोर्स बाय एरिया का क्या है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। अब इसको हम एसआई यूनिट में अगर लिखें, एसआई यूनिट में, तो क्या होगा? मास का एसआई यूनिट क्या लिखते हैं? केजी।
लेंथ का क्या लिखते हैं, मीटर इनवर्स, और टाइम का सेकेंड -2। ठीक है, अब उसी तरीके से सीजीएस में लिखेंगे तो क्या होगा, सीजीएस में क्या होगा, केजी का क्या हो जाता है, ग्राम, ग्राम, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड ही रहता है। अब रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इस दोनों के बीच में रिलेशन कैसे आएगा, तो इक्वेट करते हैं, दोनों के को डिवाइड करते हैं, एसआई यूनिट बाई सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 पास्कल को अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, और यहां पे प्रेशर का क्या होता है, इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया इक्वल टू 1 पास्कल होता है, 1 पास्कल। ठीक है, तो 1 पास्कल अगर इसको हम लिखें तो यहां पे क्या आ जाएगा, और उसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो केजी है, 1 केजी मीटर इनवर्स सेकेंड -2 बाय ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड। ठीक है, अब इसी को हम इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, से ये ग्राम, इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 ग्राम, मीटर का क्या होता है 100 इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ 100 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इनवर्स, और सेकेंड, ये तो है पहले से, तो इसको यहीं पे हटा देते हैं। ठीक है, इसको काट के हटाओ, झूठ मूठ का जगह लेगा। ठीक है, अब जो है नीचे क्या आ गया, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10। ठीक है, तो इन सीजीएस यूनिट 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 सीजीएस यूनिट होगा, 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 सीजीएस। एसआई यूनिट में 1 पास्कल हो जाता है, जिसको केजी मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं। यहां से जब इसको करेंगे तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 1000 बाय 100 आ जाएगा, इसको हटाएंगे सिंपली 10 आ जाएगा, तो 10 टाइम्स जो होगा सीजीएस यूनिट का, जब हम कैलकुलेट करेंगे उसको और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पास्कल देगा। ठीक है, और ये 1 पास्कल क्या होता है, एसआई यूनिट में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम दो यूनिट में इजीली, हम दो टाइप्स ऑफ यूनिट में, जैसे सीजीएस हो गया और एसआई यूनिट हो गया, इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर निकाल सकते हैं उसका, कि क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे सीजीएस यूनिट को कि वो एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, और क्या कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू हम एसआई यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे कि वो सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे काम को इजी बनाता है। ठीक है, मान लो कि एक इक्वेशन है, उसमें एक यूनिट सीजीएस में दिया हुआ है और एक यूनिट जो है तुम्हारा एसआई यूनिट में दिया, वहां से तुम कन्वर्ट कर सकते हो, इजी हो जाएगा। ठीक है, और ये कहां से होगा, तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला जानेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला जानेंगे तो आराम से हम कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, जो होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। कब, जब फिजिकल क्वांटिटी जो हो, जो इक्वेशन हो, वो सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा समेशन टर्म ना आए। जैसे F इज इक्वल टू एम ए, इसमें जो होगा, हम कोई फिजिकल क्वांटिटी से हम इसको लेके टी के रिलेशन में, इसके टी और इसके बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे ग्रेविटेशनल पेंडुलम का लिया गया है, टाइम पीरियड पेंडुलम का निकाला जा रहा है,
ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड और उसके साथ जो होगा एल और जी के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां से, क्योंकि एमएलटी और उसमें फॉलो किसको करेंगे, सिर्फ लेंथ, मास और टाइम को। अगर मान लो तुमको दे दिया गया कि बताओ क्या रिलेशन होगा अगर हम टाइम को टाइम लेते हैं, ठीक है, इसका मास, लेंथ और ग्रेविटी के साथ कोई रिलेशन निकालो, तो क्या रिलेशन होगा, तो तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि समीशन के फॉर्म में होना चाहिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, उसके साथ हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। इसको हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसको एक सॉल्व करते हैं कि कैसे निकालते हैं। बाकी आप आगे एग्जाम्पल में कर सकते हो, होगा तो मैं कल होगा तो एक असाइनमेंट बना के लाऊंगा, असाइनमेंट दे दूंगा, आप उसको कर लेना। कुछ क्वेश्चंस इसके लिए दे दूंगा, कुछ क्वेश्चंस पीछे डायमेंशनली चेक करने के लिए दे दूंगा कि करेक्ट है कि नहीं है, इसको आप कर लेना। ठीक है, तो मैं कल इसको दे दूंगा, आज मैंने ना ये ऐड नहीं किया है स्लाइड्स, कल दे दूंगा। तो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो ठीक है, मुझे किसके बीच में रिलेशन चाहिए, टाइम और लेंथ, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, टाइम को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम है उसके साथ बाकी क्वांटिटी का रिलेशन होगा। एक कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट है तो एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है इसका कोई वन आ जाए। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, कांस्टेंट टर्म हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन तो मान लेते हैं कि कांस्टेंट टर्म हम प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं, एलएमजी के साथ उसका प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, के एल टू दी पावर कोई एक वेरिएबल मान लिए ए। ठीक है, लेंथ के ऊपर एल टू दी पावर ए कर दिए, कोई वेरिएबल मान दिए, मास पे एम टू दी पावर बी कर दिए। ठीक है, और जी टू दी पावर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके ऊपर सी कर दिए। ठीक ना, हो गया। अब इसको इसका डायमेंशनली लिखेंगे, टाइम का टी हो जाता है, बाकी और लेंथ लेंथ और मास में इसका डायमेंशन 0 है। ठीक है, यहाँ पे के का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, लेंथ का क्या डायमेंशन हो जाएगा, एल टू दी पावर ए, मास का एम टू दी पावर बी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन है, इसका क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, सॉरी, एल टी माइनस टू सी। ठीक, के को ड्रॉप कर देते हैं, इसका कोई अभी यूज नहीं है, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको लेके चलते हैं आगे। तो ये क्या हो गया, एल टू दी पावर ए, एम टू दी पावर बी और एल टू दी पावर सी, टी टू दी पावर माइनस टू सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टू दी पावर ए है, एक एल है, यहां पे टू दी पावर सी है, तो एल टू दी पावर ए प्लस सी आ गया। ठीक है, एम टू दी पावर बी है और कहीं पे कोई एम डायमेंशन नहीं है, मास, तो सीधे एम टू दी पावर बी हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम, टाइम में सिंपली टी टू दी पावर माइनस टू सी हो जाएगा, क्योंकि और किसी के साथ टाइम तो है नहीं, तो टी टू दी पावर माइनस टू सी। ठीक, अब इसको लेफ्ट साइड से रिलेट करेंगे, तो लेफ्ट में क्या है, एल टू दी पावर 0, एम टू दी पावर 0 और टी टू दी पावर 1, टाइम का है टी, एल टू दी पावर ए प्लस सी, एम टू दी पावर बी, टी टू दी पावर माइनस टू सी। अब लेंथ का डायमेंशन देखो क्या है, यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन 0 है, इस पे भी 0 होना चाहिए, इस दोनों का समेशन ए प्लस सी। तो एक इक्वेशन मुझे क्या मिला, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, एम टू दी पावर 0 है, इसका मतलब इधर बी जो है एम टू दी पावर बी है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ बी का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो मुझे एक वैल्यू मिल गया बी टू दी पावर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सी में क्या है, सी में माइनस टू सी
इज इक्वल टू 1, टी पर 1 है इधर, टी टू दी पावर माइनस 2c है, टी टू दी पावर 1 है, तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1। यहां से c निकाल लेंगे तो c क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू -1/2, और यहां से a इज इक्वल टू -c है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गया मुझे इसका वैल्यू, तो हम t में पुट कर देंगे। यहां पे जो मेरा इक्वेशन था इसको 1 मान लेते हैं, तो a b और c ये जो तीन वैल्यू आया है मेरे पास, a b और c तीन जो वैल्यू आया है, इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। t इज इक्वल टू k l टू दी पावर क्या है, a है, a का वैल्यू क्या है 1/2, l टू दी पावर 1/2, ठीक है, m टू दी पावर b है, b का वैल्यू 0 है, तो m टू दी पावर 0 हो गया, और g टू दी पावर क्या है c, तो g टू दी पावर c का वैल्यू -1/2, तो g टू दी पावर -1/2 हो गया। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, k l टू दी पावर 1/2 तो रूट अंडर l, और g टू दी पावर -1/2 तो 1 अपॉन रूट अंडर g। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर l अपॉन g, तो t का रिलेशन यहां से आया। ठीक है, यहां से रिलेशन पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये t इज इक्वल टू के रूट अंडर l अपॉन जी। अब मेरा काम क्या बचा, यहां तक तो रिलेशन आ गया, फिजिकल पैरामीटर के साथ जो है, फिजिकल क्वांटिटी के साथ t का रिलेशन आ गया। मेरा काम बचा k कैलकुलेट करना, ये मुझे एक्सपेरिमेंट से ये कैलकुलेट, जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे या जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वहां से आएगा, ये डायमेंशनल से नहीं आएगा। ठीक है, डायमेंशन से हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो k का वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि फिजिकल कांस्टेंट है उसका हम डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जनरली किस चीज का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, t इक्वल टू k का वैल्यू 2 पाई होता है, 2 पाई रूट अंडर l अपॉन g। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे आते हैं इसका लिमिटेशंस, थर्ड यूज का क्या लिमिटेशंस वो भी देख लेते हैं। कैन नॉट डिटरमाइन न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो अभी हम यहाँ पे के कैलकुलेट किए, कैलकुलेट तो के का नहीं कर पाए, इसका वैल्यू क्या है, तो ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट का वैल्यू ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ डायमेंशनली मुझे दे पाएगा। ठीक है, वर्क्स ओनली फॉर प्रोडक्ट टाइप रिलेशन, ये जो है सिर्फ प्रोडक्ट टाइप के रिलेशन में ही आएगा कि जस्ट इक्वल, इसके साथ कोई अगर समेशन वाला टर्म होता ना तो ये नहीं दे पाता, ये फिर कैलकुलेट नहीं कर पाता कि समेशन वाला टर्म क्या होगा, वो मुझे नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रोडक्ट वाला जो टर्म आएगा, मल्टीप्लीकेशन हो डिवीजन हो, सिर्फ वही टर्म आएगा इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, अगर मुझे ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो कि मान लो कि मुझे बोल दिया कि s जो फिजिकल पैरामीटर है उसका रिलेशन तुम u t a u t और a के साथ निकालो, तो हो सकता है ये कोई दूसरा फॉर्मूला रैंडमली कुछ भी दे देगा, लेकिन ये फॉर्मूला तुमको नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां डायमेंशनली चेक करना होगा, तो जब भी तभी चेक करेंगे ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, रिलेशन तभी आएगा जब वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यूज के साथ साथ उसका लिमिटेशन हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का टर्म नहीं आएगा, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जैसे हो गया, वी इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया, ये सब का नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा लिमिटेशन क्या है, फेल्स व्हेन द नंबर ऑफ अननोन एक्सपोनेंट्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायमेंशन। जो इंडिपेंडेंट डायमेंशन मेरा जो आएगा, अगर उससे
नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स एक्सीड हो जाएगा, अननोन एक्सपोनेंट्स जो होगा वो एक्सीड हो जाएगा, तो यहाँ पे वो फेल कर जाएगा। तो क्योंकि उसके उससे ज्यादा मेरा जितना जितना मेरे पास वेरिएबल होना चाहिए उतना ही इक्वेशन होना चाहिए, तो वहां तो इक्वेशन कम जाएगा। मेरे पास वेरिएबल ज्यादा हो गया और इक्वेशन जो है 3 ही आएगा। अगर हम एलएमटी लेके चले तो 3 ही आएगा, तो हम उसमें कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा जो है इस जगह पे वो फेल करेगा कि जब भी है नंबर ऑफ अननोन एक्सपोनेंट्स अगर बढ़ जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायमेंशन से, तो वो फेल कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन चेंज, नंबर ऑफ इक्वेशंस मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे 3 इक्वेशन मेरे पास आ गया, 3 वेरिएबल था, 3 इक्वेशन आ गया, तो वहां पे सॉल्व करिए, वहां पे नहीं आ पाएगा, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेंथ मास टाइम से ओनली 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन ही फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां तक तो हो गया। अब यहां तक सारा चीज समझ में आ गया, यूज क्या क्या है, कैसे कैसे करें। होगा तो कल मैं असाइनमेंट दे दूंगा, आप कर लेना, और मैं मेल यहाँ पे लिख देता हूँ, मेल आईडी। अगर आप अगर उसको सॉल्व करते हो और मुझे भेजते हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो क्या होगा, मेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, maxilogic@gmail.com पे आप मुझे इसे भेजो, मैं इसे देखूंगा आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में समरी देखते हैं कि क्या जो हम शुरू में प्रॉमिस किए थे कि क्या क्या सीखेंगे वो सीख पाए या नहीं। तो सबसे पहले चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, देख पाए अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो करेक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो कंफर्म है कि वो इक्वेशन गलत ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा चेक हो गया। दूसरा क्या है, कन्वर्ट क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम। तो कन्वर्जन भी हमने देख लिया कि एसआई और सीजीएस में जो होगा कन्वर्जन कैसे करेंगे। कोई एक मेरे पास यूनिट है, उसको एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करें, क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम मल्टीप्लाई करें। ठीक, ये समझ में आ गया। डिराइव रिलेशन एमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में जो है रिलेशन भी निकाल दिया। ठीक है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दिया है और मुझे बोला गया कि इसको अदर फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में लिखो, उस फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन में लिखो, जो अभी हमने सॉल्व किया था के जो भी है एक्स टू द पावर ए, वाई टू द पावर बी, जेड टू द पावर सी करके, जो भी एक्स वाई जेड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मुझे दे दिया गया, बोलेगा कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी पी है, उससे उसका रिलेशन निकालो। तो हम निकाल सकते हैं, कीजिए। लेकिन वो कब होगा, कब होगा, जब वो प्रोडक्ट के फॉर्म में ही होगा। लिमिटेशंस भी उसका देखा कि इक्वेशन जो है हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। अगर सम में कोई एक्स्ट्रा टर्म आ गया समेशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, तो वो गलत होगा, वहां पे हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेट अननोन फॉर्मूलाज अप टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट से हम फॉर्मूला एस्टिमेट कर सकते हैं, क्या प्रोपोर्शनलिटी है, इनवर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी मैंने बोला। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या, कैन नॉट डिटरमाइन न्यूमेरिकल कांस्टेंट, देख लिया कि क्या वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पाए, या अगर मल्टीप्लाइड है कुछ भी डायमेंशनली सेम है लेकिन अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन अगर वो नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, हम निकाल ही नहीं पाएंगे। कैन नॉट डिराइव एडिटिव रिलेशन, टाइप रिलेशन, समेशन के फॉर्म में एडिटिव रिलेशन है, एस इक्वल टू एडी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमने डायमेंशनली उसको हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर डिराइव करना हो तो हम नहीं निकाल पाएंगे। रिक्वायर सफिशिएंट इंडिपेंडेंट डायमेंशन, हमको सफिशिएंट इंडिपेंडेंट डायमेंशन चाहिए उसको जो रिलेशन डायमेंशनल रिलेशन निकालने के। अगर सफिशिएंट इंडिपेंडेंट डायमेंशन नहीं मिला तो वो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से देखना पड़ेगा। तो ये हो गया, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में होगा तो मैं असाइनमेंट तैयार करके 2 स्लाइड में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स डाल दूंगा, या पीडीएफ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पीडीएफ उसके साथ अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, आप होगा तो वहां से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और अब ये बस 1 या 2 टॉपिक बचा है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा प्रॉब्लम सॉल्व करें। जो इजी होगा उसे स्किप करेंगे, डिस्कस करके स्किप कर लेंगे, बाकी जो होगा थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, 8-10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाकी अब आपको दिक्कत होगा तो आप मेल करना या कमेंट आउट करो, तो मैं कमेंट पढ़ूंगा, देखूंगा कि आपका क्वेश्चन क्या आप और उसमें जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, सो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, सो बियर विथ मी। थैंक यू।